नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। शिवजेली लीजित्सु होंगे नागालैंड के नए मुख्यमंत्री। नागा पीपल्स फ्रंट का फैसला, 22 फरवरी को लेंगे शपथ। तमिलनाडु में बहुमत परीक्षण के खिलाफ डीएमके पहुंची मद्रास हाईकोर्ट। कल होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री का 500 सरकारी शराब दुकानें बंद करने का ऐलान। प्रधानमंत्री ने सपा, कांग्रेस और बीएसपी को बताया बुंदेलखंड के पिछड़ेपन का जिम्मेदार। राहुल गांधी का एनडीए पर वादाखिलाफी का आरोप। मायावती ने कहा जनता सिखाएगी सबक। रवांडा के राष्ट्रपति से मिले उपराष्ट्रपति। कृषि, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। सीधी हवाई सेवा और रेजिडेंट मिशन खोलने का ऐलान। यूरोपीय देशों से कारोबार संधि जारी रखे भारत। वित्त मंत्री से मुलाकात के दौरान यूरोपीय संघ की अपील, मुक्त व्यापार संधि पर वार्ता होगी तेज। भाई देखते हैं पहली खबर। अफ्रीकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के नजरिए से उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी रवांडा और युगांडा के दौरे पर हैं। आज उन्होंने किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने जानकारी दी कि भारत यहां जल्द ही रेजिडेंट मिशन खोलेगा। उपराष्ट्रपति ने रवांडा को भारत का अच्छा दोस्त बताया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सोमवार को किगाली में रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने कृषि, व्यापार, निवेश समेत द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने रवांडा के सीनेट के अध्यक्ष बर्नार्ड मकूजा से भी मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने सामूहिक नरसंहार स्मारक जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने रविवार को रवांडा में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। उन्होंने भारत से रवांडा के लिए सीधे हवाई सेवा और रेजिडेंट मिशन खोलने का ऐलान किया। There would be the Rwandan Airways would be flying to India, and I hope this will not only make things a little easier to you, but it would also encourage much more travel from our own side, both for business and for tourism. रवांडा में करीब 3000 भारतीय समुदाय के लोग हैं। हाल के सालों में दोनों देशों के बीच संबंधों को काफी बढ़ावा दिया गया है। And also the government of India and the government of Rwanda now has developed their bilateral relations so good. The president of Rwanda, His Excellency Paul Kagame, was recently at a Vibrant Gujarat event, which has bonded a very good relationship along with Mr. Modi ji. उपराष्ट्रपति ने अफ्रीकी देशों के साथ रिश्तों को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ भारत के सहयोग और साझेदारी को आगे और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 5 दिन की अफ्रीकी देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उपराष्ट्रपति मंगलवार को युगांडा जाएंगे। रवांडा की राजधानी किगाली से स्मिता नायर के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। और हमारे साथ वीरेंद्र गुप्ता साहब, जो कि पूरा राजदूत, समझेंगे कि रवांडा के साथ रिश्ते किस तरीके से हैं और इस यात्रा के बाद हमारा जो फोकस है वो कहां पर है। वीरेंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से अनाउंसमेंट जो हुआ है रेजिडेंट मिशन को लेकर, किस तरीके से हेल्पफुल होगा? मैं कहूं कि जो दोनों देशों के रिश्ते हैं, और न सिर्फ रिश्ते जबकि जो भारतीय पॉपुलेशन वहां पर उनके लिहाज से भी भारतीय जो मूल के लोग बाग हैं करीब 3000 जैसे बताया, तो उनको तो सुविधा होगी। लेकिन रवांडा से जो इंडिया आना चाहते हैं, व्यापार हमारा बढ़ रहा है, अभी ज्यादा संख्या में नहीं है, करीब 50-60 मिलियन डॉलर की ट्रेड है। लेकिन रवांडा बहुत ही वेल गवर्न्ड कंट्री माना जाता है। अफ्रीका में विकासशील और प्रोग्रेसिव पॉल कगामे जो वहां पे राष्ट्रपति हैं, उनकी बड़ी इज्जत है अफ्रीका में। सन 2000 से हैं वो वहां पर। और
एक रिलेटिवली छोटा मुल्क है, 11 मिलियन की पॉपुलेशन है, 20 बिलियन करीब इसकी जीडीपी है। तो बहुत लोग जो है, मैंने कई जो इंडियन बिजनेसमैन से बात करी, तो बहुत लोग उत्सुक हैं कि हम रुवांडा में बिजनेस का अपना बेस रखें। अभी तक ट्रेडिशनली साउथ अफ्रीका में बेस रहता है और कीनिया में बेस रहता है। तो उस सिलसिले में रुवांडा भी बहुत उभर रहा है एज अ वेरी प्रोग्रेसिव एंड कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। तो क्या वो सेक्टर से जहां आपको लगता है कि इंडिया और रवांडा आगे बढ़कर बिजनेस को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं, बल्कि मैं कहूं कि दूसरी जो चीजें हैं उनको लेकर एक साथ खड़े हो सकते हैं? जी हाँ, जो रुवांडा का हिंदुस्तान के साथ संबंध है, वो एक बिल्कुल टिपिकल जैसा हमारा अफ्रीकन मुल्कों के साथ प्रगाढ़ संबंध है। बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज हैं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है। हम हमेशा उनके साथ खड़े हुए और उनके साथ हमने एक डेवलपमेंट पार्टनरशिप को फोर्ज करने की बात रखी है। तो आप देखें कि हमारा जो रुवांडा के साथ जो कोऑपरेशन संबंध है, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत सारे रुवांडीज स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारे रुवांडा के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं। आईटेक प्रोग्राम में उनको मदद दी जाती है और हम उनसे जो है वो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशनशिप बढ़ाना चाहते हैं। ये मानना पड़ेगा कि अफ्रीका एक सबसे तेजी से उभरता हुआ इकोनॉमिक क्षेत्र है और चूंकि इंडिया के बहुत पुराने रिलेशंस हैं अफ्रीका में, तो रुवांडा का बहुत ही अहम स्थान है, particularly since Rwanda has emerged as a very conducive business climate destination. और जिस तरीके से यहाँ पर यूथ के, क्योंकि काफी ज्यादा जो मेरी जानकारी जहां तक मिल रही कि रवांडा से छात्र जो है इंडिया में आते हैं, यूथ बड़ी संख्या में आते हैं, इसको और बढ़ाने की तरफ शायद कोशिश दिख रही है भारत सरकार की ओर से भी, और जब उपराष्ट्रपति वहां पर हैं तो इसको लेकर भी चर्चाएं हुई हैं वहां। देखिए, जब हम अफ्रीका से बातें करते हैं तो दूसरे लोग भी, दूसरे कंट्रीज का भी कंपटीशन देखा जाता है और कई बार हमारे रिलेशनशिप को इन आंकड़ों में तोला जाता है कि हम, चाइना $15 बिलियन की मदद कर रहा है, हम कहाँ कर रहे हैं, जापान इतनी मदद कर रहा है, यूरोप इतनी मदद कर रहा है। तो हमारी जो रिलेशनशिप है उनको इन आंकड़ों में नहीं तोला जा सकता है। और ये अफ्रीकन कंट्रीज इस बात को मानते हैं कि हमारे पास कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, तभी भी इंडिया की बहुत इज्जत है और बहुत प्रेम है इंडिया से, क्योंकि हमारा एक जातीय संबंध है। और हम जो है हमारे शुरू से, जब से डीकोलोनाइजेशन का मूवमेंट हुआ, जब हम अपनी इंडिपेंडेंस के पहले से ही अफ्रीका के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारा एक भाईचारा का संबंध है। और हमने उनके लिए अपनी शिक्षा के क्षेत्र खोले, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले, और दूसरे मुल्कों की बजाय हमने जो है वो उसको कोई बिजनेस का धंधा नहीं बनाया। हमने एक सिंसियर, एक ऑनेस्ट तरीके से जो है, हमारी इच्छा ये थी कि हमारे जो डेवलपमेंट में अफ्रीकन भाई और बहन भी हमारा हिस्सा बन सके। और कहा जा रहा है कि जो अफ्रीकन कंट्री है, खासतौर पर अगर मैं अक्रॉस द बोर्ड बात करूं, बिल्डिंग नेशन को लेकर जो भारत में एक्सपर्टीज है, क्योंकि काफी कुछ सिमिलरिटीज है भारत और उन देशों के साथ में, रवांडा को भी अगर देखें तो वहां पर एक्सपर्टीज की भारत से उनको जरूरत है और जिसको हम लगातार पूरा करें। और मैं कहूं कि जो आपने बात कही कि एक होता है कि बिजनेस एंगल, उससे अलग हटकर। जी हाँ, देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सिर्फ इंडिया ही शिक्षा में कोऑपरेट कर सकता है। अमेरिका में और यूरोप में और बाकी जगहों पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बहुत सारे इंडिया के स्टूडेंट जाते हैं उन जगहों में पढ़ने के लिए। लेकिन एक बात जो मैंने पाई कि जो अफ्रीकन स्टूडेंट्स इन देशों में जाते हैं, जैसे हमारा इंडियन पढ़ने गया अमेरिका, तो 90% चांस है, 95% चांस है कि वो वहीं पर रह जाता है। तो हमारे देश को कोई खास फायदा नहीं होता है। इसी तरह से अफ्रीका से जो लोग अमेरिका पढ़ने गए, या जो कोई फिनलैंड या हॉलैंड पढ़ने गए, वहां से वापस नहीं आते, या वो आते भी हैं तो वो यही सोचते हैं कि कब से वापस जाके वहीं पे धंधा, वहीं पे काम शुरू करें। लेकिन जितने हजारों की तादाद में जो इंडिया आए पढ़ने के लिए, वो इंडिया से अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, ट्रेनिंग लेके अपने देश में वापस गए और अपने देश को तरक्की। तो मैं समझता हूं कि इंडिया का जो कोऑपरेशन है
अफ्रीकन मुल्कों के साथ में, एजुकेशन फील्ड में, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के फील्ड में, ये उन अफ्रीकन कंट्रीज को कैपेसिटी बिल्डिंग में उनकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए कैपेसिटी को, उसमें बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। जी, एक आखिरी सवाल सर कि जिस तरीके से इन कुछ लोग मानते हैं कि अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमने उनको शायद बहुत ज्यादा हमारी दोस्ती अच्छी रही है, लेकिन तवज्जो तो उस तरीके से नहीं मिली है। इन यात्राओं के जरिए मैं कहूं कि जो पुराने रिश्ते हैं उनको नई शेप देने की एक कवायद के तौर पर देखा जाता है। आप कैसे देखते हैं? आपने लंबा अनुभव रहा है। आपने सही कहा है साहब कि अब से 2 साल पहले जब मैं साउथ अफ्रीका में था तो जनरली ये सुनने को आता था कि इंडिया का है संबंध है, ट्रेडिशनल है, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, बट इंडिया की तरफ से अटेंशन कम है और वो अटेंशन हाई लेवल विजिट्स के फील्ड में सबसे ज्यादा जो है वो लैग कर रहा था। हमारी तरफ से हाई लेवल विजिट्स नहीं थी। तो आप देखें पिछले साल करीब 12 कंट्रीज में हमारे राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति जी गए। उसके पहले प्रधानमंत्री सेशल्स गए और भी कुछ मुल्कों में गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नई सरकार है मोदी जी की, उनको ये बात पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि देशों से संबंध बढ़ाना, उसमें पॉलिटिकल लेवल पे इंपॉर्टेंस तो देना पड़ेगा। और मैं उपराष्ट्रपति जी की ये जो 2 देशों में जो यात्रा है, रुवांडा और उसके बाद युगांडा भी जाने वाले हैं, और युगांडा में आप समझे कि पिछले करीब 20 सालों में कोई विजिट नहीं हुई। उसके पहले सिर्फ गुजराल साहब गए थे 97 में, जबकि युगांडा से तो बड़े अच्छे संबंध हैं। हमारा ट्रेड जो है वो करीब $1 बिलियन का है और बहुत सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग बाग रहते हैं। तो कोई मार्जिनल या छोटी मोटी रिलेशनशिप नहीं है, काफी सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है। उसके बावजूद भी हमारे को टाइम नहीं मिला। तो ये जो हमारा इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री जी का कि अफ्रीका के ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को हम मैप आउट कर सकें हाई लेवल विजिट से, नहीं तो विदेश मंत्री की विजिट से, तो बहुत सराहनीय चीज है। और इससे जो है इंडिया के अफ्रीका कनेक्ट में, इंडिया की अफ्रीका रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। बहुत असर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए आपका। थैंक यू। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत? किसको मिलेगी हार? कौन होगा विपक्ष में? किसकी बनेगी सरकार? देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। नागालैंड के अगले मुख्यमंत्री शुरुजेली होंगे। नागा पीपल्स फ्रंट यानी एनपीएफ ने आज इसका फैसला किया। राज्यपाल पीबी आचार्य ने लीजित्सी को सरकार बनाने का न्योता दिया है और इस फैसले के बाद नागालैंड में शांति के आसार बढ़ गए हैं। महिला रिजर्वेशन का विरोध कर रहे आदिवासी संगठन मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े हुए थे। नागालैंड में बीते कुछ दिनों से चल रही राजनीतिक अनिश्चितता खत्म हो गई है। सत्ताधारी नागा पीपुल्स फ्रंट ने शुरहोजेली लीजियासो को विधायक दल का नेता चुना है। वो 22 फरवरी को शपथ लेंगे। लीजियासो नागा पीपुल्स फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। आदिवासियों की मांग मानते हुए रविवार को मौजूदा मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा में विपक्ष का कोई विधायक नहीं है। नागा पीपुल्स फ्रंट के 48 विधायक हैं, 8 विधायक निर्दलीय हैं, तो बीजेपी के 4 विधायक हैं। ये सभी डेमोक्रेटिक अलायंस ऑफ नागालैंड में शामिल हैं। आदिवासी संगठन शहरी निकाय चुनाव में महिलाओं को 1/3 आरक्षण का विरोध कर रहे थे। राज्यपाल ने चुनाव प्रक्रिया रद्द कर दी है, लेकिन प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग के इस्तीफे पर अड़े थे। इस वजह से पिछले महीने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु में शराब की 500 सरकारी दुकानें बंद होंगी। मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने आज इसका ऐलान किया। उधर विपक्षी डीएमके ने शनिवार को हुए बहुमत परीक्षण को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलनीसामी ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने राज्य में 500 सरकारी शराब दुकानें बंद करने की घोषणा की है। ये उनकी सरकार का पहला फैसला है। उन्होंने कहा कि वो जयललिता के वादों को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले चुनाव में एआईडीएमके ने चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी लागू करने की बात कही थी। पूर्ण मधुविलक्किன்ற நிலை ஈடும் என்பது மாண்புமிகு அம்மாவின் திடமான கொள்கையாகும்। उधर शनिवार के बहुमत परीक्षण के खिलाफ डीएमके मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गई है। पार्टी ने इसे रद्द करने की मांग की है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। रविवार को राज्यपाल विद्यासागर राव ने भी रिपोर्ट मांगी है। विधानसभा सचिव से कार्यवाही शुरू होने से लेकर स्थगित होने तक तथ्यात्मक रिपोर्ट देने को कहा गया है। शनिवार को पलनीसामी ने विश्वास मत हासिल किया था। कार्यवाही के दौरान भारी अवरोध के बीच डीएमके सदस्यों को मार्शल के जरिए बाहर किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस और आईएमयूएल ने बहुमत परीक्षण में हिस्सा नहीं लिया था। डीएमके ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चौथे दौर में 12 जिलों की 53 सीटों पर वोटिंग होनी है। बुंदेलखंड इलाके की ज्यादातर सीटों में इस दौर में ही मतदान है। सभी दल बुंदेलखंड की समस्या को लेकर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालौन के उरई में एक रैली की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरई रैली में बुंदेलखंड की समस्याओं का जिक्र कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ ही बीएसपी पर इलाके की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उन्होंने यूपी में बीजेपी की सरकार बनने पर बुंदेलखंड विकास बोर्ड बनाने का वादा किया। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये सभी एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू है। प्रधानमंत्री ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर भी तंज कसा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएसपी अब बहनजी संपत्ति पार्टी बन चुकी है। चुनाव प्रचार में मायावती नोटबंदी को बिना तैयारी के लिया गया फैसला बताती रही हैं। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। बहन जी ने तो कहा कि पूरी तैयारी नहीं की थी, सरकार ने नहीं की थी कि आपने नहीं की थी। बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। सुल्तानपुर रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रधानमंत्री पर पलटवार किया। उन्होंने नरेंद्र मोदी को दलित विरोधी बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पूरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी के बढ़ते हुए जनाधार को देखकर इतने दुखी हैं कि अब वो बीएसपी की परिभाषा गलत तरीके से बताकर तो लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मायावती ने बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर सपा से गठबंधन कर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैलियों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री की नीतियों को गरीब विरोधी बताने में जुटे हैं। बांदा और रायबरेली में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को सिर्फ देश के सबसे अमीर 50 परिवारों की चिंता है। वहीं अखिलेश यादव भी चुनावी जनसभाओं में बीजेपी और बीएसपी पर हमले का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बांदा में रैली की। उनके निशाने पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने कहा कि सपा कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद से ही प्रधानमंत्री के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनाव के वक्त ही जनता के सामने वादे करते हैं और बाद में उन्हें भूल जाते हैं। आपने देखा होगा पहले मोदी जी का मूड बहुत अच्छा था, मुस्कुरा रहे थे, हवाई जहाज में आज जा रहे थे, और जैसे ही गठबंधन हुआ, अलायंस हुआ, मुस्कुराहट गायब हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रायबरेली, अमेठी समेत कई जगह चुनावी जनसभाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले सिर्फ अच्छे दिन का वादा करना जानते हैं। बीजेपी वालों ने तो कहा कि हम अच्छे दिन लाएंगे। बताओ कितने अच्छे दिन लाके दिखा दिए इन्होंने हमें और आपको।
सबको लाइन में लगा दिया, बैंक के आगे खड़ा रहना पड़ा, महीनों पैसा नहीं निकाल पाए और अपनी ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा, मेहनत का कमाया हुआ पैसा, छोटा मोटा कारोबार करने के बाद जो कमाया पैसा, वो भी लेने के लिए हमें तकलीफ उठानी पड़ी। अखिलेश यादव ने वोटरों से मायावती से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि मायावती बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आज से लोग अपने बचत खाते से एक हफ्ते में 50,000 रुपए तक की रकम निकाल सकते हैं। इससे पहले यह सीमा एक हफ्ते में 24,000 थी। 8 फरवरी को आरबीआई ने ऐलान किया था कि 20 फरवरी से बचत खाते से एक हफ्ते में 50,000 तक की रकम निकाली जा सकेगी। 13 मार्च के बाद पैसे निकालने की सभी सीमा हटा ली जाएंगी। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने बैंक और एटीएम से कैश निकासी पर सीमा तय की थी। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के मामले की संवैधानिक पीठ में सुनवाई का रास्ता भी साफ नहीं है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया। दरअसल केरल सबरीमाला अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की उम्र की महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी मंदिर में प्रवेश की महिलाओं का संवैधानिक अधिकार बताते हुए नोटिस जारी किया था। यूरोपियन संघ ने भारत से द्विपक्षीय निवेश समझौतों को 6 महीने बढ़ाने पर जोर दिया है। भारत का इन देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौता जल्द ही खत्म होने वाला है। यूरोपीय संघ का कहना है कि भारत के साथ किसी भी तरह की व्यापार संधि न होने का मुक्त व्यापार समझौते की बातचीत पर असर पड़ सकता है। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भारत के दौरे पर है। उन्होंने आज दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख जॉफ्रे वैन ऑर्डन ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत आगे बढ़ाने के लिए भारत को पहले अपने निवेश समझौतों को आगे बढ़ाना चाहिए। यूरोपियन यूनियन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत 2013 से अटकी हुई है। Well, there have been some difficulties in getting this free trade agreement moving. And the investment protection aspect is something that we've discussed, and hopefully there can be some movement in that in parallel with the discussions on wider trade issues. भारत ने हाफिज सईद और उसके साथियों के खिलाफ कार्रवाई को कानून की जद में लाने के लिए पहला कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हाफिज सईद एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है और मुंबई आतंकी हमले का साजिश करता। आतंकी गुटों के जरिए पाकिस्तान के पड़ोसियों के खिलाफ आतंकी मुहिम छेड़ने का जिम्मेदार है और उसके खिलाफ कार्रवाई को दुनिया का समर्थन हासिल है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हाफिज सईद समेत 5 लोगों को आतंकवाद निरोधक कानून की सूची में डाल दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीतियों के खिलाफ अमेरिका में लगातार प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों ने न्यूयॉर्क और शिकागो की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया। अमेरिका की सड़कों पर दिख रहा गुस्सा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रवासी नीतियों के खिलाफ है। न्यूयॉर्क में मुस्लिम समुदाय के समर्थन और राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कई नामचीन हस्तियों ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। अभिनेत्री सुसैन सैरनडॉन ने भी रैली में हिस्सा लिया। We are standing here at this moment in history when it is no longer possible to be neutral. If you are silent, then you are complicit. शिकागो में ट्रंप टावर के बाहर भी लोगों ने मुस्लिम देशों पर प्रतिबंध के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 27 जनवरी को 7 मुस्लिम देशों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया था। हालांकि अदालत के दखल और लगातार विरोध के बाद ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले में संशोधन करने की भी बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में तेजी रही। सेंसेक्स और निफ्टी आधे फीसदी से ज्यादा बढ़कर बंद हुए। बीएसई का शेयर सेंसेक्स 193 अंकों की तेजी के साथ 28,661 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी 57.5 अंक की बढ़त के साथ 8,879 पर बंद हुआ। मेटल, ऑटो, आईटी, बैंकिंग, पावर और रियल्टी शेयरों में अच्छी खरीदारी रही। निफ्टी के 50 में से 35 शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। 5 सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयरों में
TCS, इंफोसिस, टाटा स्टील, गेल और BPCL शामिल हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। चंडीगढ़ स्थित सिस्क के मुताबिक इन इलाकों में अगले 24 घंटे खतरे भरे हैं। जम्मू कश्मीर के करगिल, कुपवाड़ा और बांदीपुरा में भारी हिमस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हिमाचल के लाहौल स्पीति के ढलान भरे इलाकों में भी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पिछले महीने जम्मू कश्मीर में हुए हिमस्खलन में 20 सैनिकों की मौत हो गई थी। तो खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।